आज हम लोग जरा सा ये देखेंगे कि आखिर फेडरल और कॉन्फेडरल यानी कि कॉन्फेडरल और फेडरल के बीच आखिर दोनों के बीच विशेषता क्या है। कुछ तो खास बात होगी ऐसी, है ना। तो इन दोनों में क्या चीज सिमिलैरिटीज है, क्या चीज बेनिफिट्स वाले क्या चीज है और क्या चीज लॉसेस है। मतलब अगर ये सिस्टम कहीं पर चल रहा है, उस सिस्टम के कुछ अपने फायदे हैं, कुछ उसके क्या है नुकसान है। सबसे पहले इन दोनों का प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है, इनके जो सिमिलैरिटीज क्या क्या तुमको देखने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं कि जहां भी कॉन्फेडरल और फेडरल सिस्टम चलता है वहां पर किनका महत्व ज्यादा होता है। केंद्र और राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर राज्यों का महत्व अच्छा खासा है, क्योंकि जब हम कन्फेडरल सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें क्या बोले थे कि सी से ग्रेटर देन एस, यानी कि राज्यों का महत्व केंद्र से क्या है ज्यादा है। और अगर हम संघात्मक की बात करें तो वहां पर क्या होता है सी इक्वल टू एस। इसका मतलब है कि यहां पर भी राज्यों की स्थिति क्या है बेहतर है, कम से कम केंद्र के बराबर तो है, कम तो नहीं है ना। और यहां पर क्या है केंद्र से ज्यादा है राज्यों की स्थिति, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे मामलों में प्रांतों का महत्व क्या होता है ज्यादा, यानी कि संघात्मक हो या परिसंघात्मक हो वहां पर राज्यों का स्थिति क्या है ठीक है। दूसरा बात देखा जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और दायित्व का भी बंटवारा स्पष्ट रूप से क्लियर होता है। बताया शक्ति मतलब दोनों को पावर दिया जाता है, केंद्र को भी अपना पावर है, वो भी कानून बना सकता है, और राज्यों के पास भी अपना कानून बनाने की शक्ति होती है। दायित्व यानी कि लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो दोनों भी जिम्मेदारी लेता है, राज्य सरकार भी जिम्मेदारी लेती है और केंद्र सरकार भी जिम्मेदारी लेती है, यानी कि शक्ति और दायित्व का बंटवारा भी क्या होता है केंद्र और राज्यों के बीच बिल्कुल स्पष्ट रूप से होता है। तीसरा अगर बात करें इन दोनों के बीच और खास बात क्या होती है कि संविधान की सर्वोच्चता होती है, चाहे वो फेडरल सिस्टम की बात है फिर कन्फेडरल, दोनों में ही संविधान के तहत ही पूरा देश भी चलता है और उसी के तहत पूरा राज्य भी चलता है। समझ में आया। तो संविधान की सर्वोच्चता है, वहां पर कोई और कानून ज्यादा नहीं चलेगा, संविधान में जो लिखा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो संविधान के हिसाब से चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि हम देखे थे कि ये कन्फेडरल वाले में क्या बोले थे सारे राज्य मिल करके आपस में तय करेंगे कि एक केंद्र होना चाहिए और केंद्र के साथ साथ एक संविधान भी होना चाहिए, क्योंकि उसी संविधान के हिसाब से सारे राज्य चलेंगे। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं ये सिस्टम वहां पे और जरूरी है, और संविधान ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संविधान के हिसाब से ही सारे राज्य क्या होते हैं रेगुलेट होते हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता होती है। अच्छा, संविधान की सर्वोच्चता से एक और फायदा क्या होगा, जहां पर संविधान की सर्वोच्चता होगा वहां पर न्यायपालिका ऑटोमेटिक फ्रीडम महसूस करेगा, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और ये न्यायपालिका ही संविधान की क्या करेगा व्याख्या भी करेगा, वो बताएगा कि हाँ संविधान में क्या लिखा हुआ है, कभी कभी इसकी मौलिक व्याख्या भी कर देता है। जो चीज नहीं भी लिखा होता है ना संविधान में, न्यायपालिका उसकी भी मौलिक व्याख्या कर देता है। इसका मतलब है कि जो चीज नहीं है उसके बारे में बता दें हाँ ये चीज अंतर नहीं थे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लिखा कुछ और है और इसका मतलब जो हम कह रहे हैं वो समझिए। मतलब लिखा बेशक कुछ और है लेकिन उसके जो मूल भाव होते हैं, जो व्याख्या होता है, वो इंटरप्रिटेशन कौन करता है न्यायपालिका। तो ऐसे में ये चारों प्रॉपर्टीज कहां देखने को मिलता है दोनों में ही। प्रांतों का महत्व अधिक है, शक्ति और दायित्व का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच अच्छा खासा होता है, संविधान की सर्वोच्चता भी है क्योंकि संविधान ही प्रायोरिटी होता है, और क्या है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब जरा से देखते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक कि परिसंघात्मक और संघात्मक जो देश में जिस देश में भी चलता है सिस्टम, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या फायदे होते हैं इसकी वजह से। अब देखो मान लो जिस देश में कि बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, कई प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, कई रंग के आधार पर कई नस्ल के लोग रहते हैं, यानी कि कह सकते हो कि जिस देश में धार्मिक जाति और क्षेत्रीय विविधता को संरक्षित ज्यादा मिल रहा है, मतलब कि जहां पर ये डाइवर्सिटी ज्यादा है। क्षेत्रीय विविधता का मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो केरल से बिल्कुल उसका डाइवर्सिटी अलग है ना, दोनों का लाइफ स्टाइल अलग है। तो क्षेत्रीय विविधता है ना, क्या भारत के सारे राज्य की जिंदगी केरल के जैसी है, उत्तराखंड के जैसी है, दिल्ली के जैसी है, नहीं। अलग अलग राज्य का भूगोल क्या है अलग अलग है, वहां का क्लाइमेट भी क्या है अलग अलग है। तो जैसे ही वहां का क्लाइमेट अलग होगा, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग होंगे, तो ऐसे में डाइवर्सिटी भी क्या होगा अलग होगा। वहां पे लोगों का कपड़ा पहनने का तौर तरीका अलग होगा, खान पान का तौर तरीका अलग होगा। देखो केरल में लोगों का खाने पीने का तरीका, और उत्तराखंड या फिर शिमला में जो लोग रहते हैं, या फिर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो ठंडा एरिया है, वहां पे लोगों का खान पान का तरीका क्या है अलग है, वेशभूषा अलग है, बोली चाली अलग है, कितना डाइवर्सिटी देख रहे हो ना। तो अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग नस्ल। सीधी सी बात है, जब भी विविधता की बात करें तो सारी विविधता की बात बोल रहे हैं, धर्म जाति भाषा सभी की विविधता को अगर वो ठीक से संरक्षित कर सकता है तो वो कौन सिस्टम संरक्षित कर सकता है कन्फेडरल और फेडरल। क्यों, क्योंकि इसमें राज्यों का महत्व ज्यादा है। तो अलग अलग राज्यों की विविधता को भी ये समेट कर
रखेगा। और इन सारी विविधता को संरक्षण के लिए कहाँ लिखा होगा? संविधान में। संविधान में ये कहता है कि सारे ही धार्मिक, जाति, क्षेत्रीय विविधता को हम क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे। तो केंद्र सरकार मनमाना कर सकता है? नहीं। उसके बाद क्या देख रहे हैं? राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वायत्तता की अगर हम बात करें तो यहां पर ये चीज तुमको मिलेगा। राष्ट्रीय एकता यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहां पर केंद्र का भी महत्व है, तो राष्ट्रीय एकता वाला फीलिंग आएगा ना, यानी कि लोगों में नेशनलिज्म तो है ही, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय स्वायत्तता यानी कि जो लोकल ऑटोनॉमी जो होता है, रीजनल जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं। जैसे भारत में अगर बात करें तो नागालैंड को बहुत सारा स्थानीय स्वायत्तता मिला हुआ है, मतलब वहां के लोगों को अलग तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, उनका अलग तरह से लैंग्वेजेस हैं, उसके अलग तरह के उनके जो है कल्चरल हैं, तो स्थानीय स्वायत्तता है ना, वहां के लोगों को स्थानीय स्तर पर बहुत सारा चीज है जो कि अलग अलग राज्यों में वो अलग अलग चीज है, तो कई सारे उनको फ्रीडम दिया जाता है कि ठीक है। जैसे मान लो आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लोगों का जीने का अपना तरीका है, तो उनको वहां पर ऑटोनॉमी दिया जाता है कि ठीक है आप अपने तरीके से जियो, आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रीय एकता का भी ध्यान रखना है। ऐसा कोई काम नहीं कीजिएगा जो कि हमारा देश आपस में टूट जाए। मतलब हमारे अंदर हम की भावना तो होनी ही चाहिए, समझ लो। हम का मतलब क्या? पूरा देश, हम लोग क्या है, हम सभी क्या है, इंडियन है। राष्ट्रीय एकता वाला तो फीलिंग होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने स्थानीय स्वायत्तता यानी हमारा जो अपना जो कल्चरल जो हम लोगों का जो बोली चाली रहन सहन का जो तौर तरीका है वो भी बचा के रखेंगे। तो राष्ट्र के लिए भी सोचेंगे और अपने क्षेत्र के लिए भी सोचेंगे। समझ में आ गया? तो एक मणिपुरी, एक नागालैंडी, वो नागालैंड के लिए भी सोचेगा और अपने देश के लिए भी सोचेगा। यानी कि बात यहां पर क्या हो रहा है, केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर चीजें ठीक चल रहा है, बैलेंस में चल रहा है। उसके बाद क्या है, केंद्र सरकार बहुत सारे छोटे दायित्वों से मुक्ति। ऐसे देखो, केंद्र और राज्य के बीच जब शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा तो टेंशन फ्री हो जाएगा ना। केंद्र को लगेगा कि भाई अलग अलग राज्य के लिए मान लो अलग अलग शिक्षा नीति बनाना पड़ता है, तो केंद्र के पास कितना काम हो जाता है, सारे राज्य के हिसाब से अलग अलग कानून बनाओ, तो केंद्र तो परेशान हो जाता है सब राज्य को अलग अलग संभालने में। तो अच्छा हुआ ना कि चल भाई कुछ लोग तुमको सीएम बना दिए, तुम अपना राज्य देखो, तुम अपना राज्य देखो, और मेरा काम क्या है, हम देखेंगे किस चीज को, हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर का जो बात होगा वो हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश से अगर समझौता करना होगा तो वो सब कौन देखेगा, हम देखेंगे। तो केंद्र का काम है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की चीजों पर विचार करना, उस पर दिमाग लगाना, जबकि राज्यों का काम क्या है, तुम राज्य तक सोचो। तो एक तरह से देखा जाए तो यहां पर शक्तियों का बंटवारा से फायदा होता है ना, इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण से फायदा क्या है कि तुम ताकत किसी और को देते हो। सारा जब देखो घर में ही तुम देखो, अगर घर में सारा काम अगर तुम ही अकेले करने लगोगे तुम परेशान ही हो जाओगे। तो फिर क्या करते हैं, शक्तियों का बंटवारा करते हैं। पापा का काम है मार्केट का काम देखना, बाहर से सामान लाना, सब्जी लाना, चावल लाना, मतलब घर में जो भी चीज खाना वाना पकेगा या फिर घर की जो भी जरूरत होगी वो बाहर से कौन ला के देगा, फादर। मदर का आमतौर पे काम क्या होता है, खाना। मतलब देखो ये जनरलाइज मत करना, लेकिन आमतौर पे जो देखने को मिलता है, हम सिर्फ ये एग्जांपल ले रहे हैं, उनका काम है घर के अंदर के सारी चीजों को मैनेजमेंट करना। इसलिए मतलब जो माँ होती है उनको क्या बोलते हैं, हाउस मैनेजर कहना चाहिए। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी माँ क्या करती है, तो कहते हैं कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग हाउस वाइफ कह देते हैं। अब मेरे ख्याल से बहुत ही भद्दा सा ये वर्ड है हाउस वाइफ, ये कैसा शब्द है, वाइफ क्या वो घर की या वो किसी और की वाइफ बनकर आएगी, समझ में आ रहा है ना। तो हाउस मैनेजर एक अच्छा वर्ड है क्योंकि वो घर के सारी चीजों को क्या करती है, वो मैनेज करती है, और ये आसान नहीं होता है। और देखा जाए तो इस काम को करने में उनके हस्बैंड से ज्यादा वर्क वही करती हैं। औसतन ऐसा कहा गया कि भारतीय महिलाएं जो काम करती है घर में वो 14 से 15 घंटा औसतन करती है, जबकि भारतीय पुरुष जो है आमतौर पर 8 से 9 घंटा पर डे करते हैं। तो काम भी तुम देख लो लगभग वो दोगुना करती हैं, तब भी उनके काम को क्रेडिट नहीं मिलता। तो देखो शक्तियों का बंटवारा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, घर में भी शक्तियों का अगर सही से बंटवारा हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, इससे बेनिफिट किसको, फादर को भी होगा। फादर भी अपना घर के काम से टेंशन फ्री है, माँ अपना काम घर का देख रही है, बच्चे का अपना काम है, सबको अगर अपना अपना काम करने लगे तो ऐसे में क्या होगा, टेंशन फ्री होगा कि नहीं, बहुत सारा दायित्व से मुक्त है। उसके बाद देखो क्या है, राजनीतिक प्रयोग प्रांतों के स्तर पर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब केंद्र सरकार अगर कोई भी मान लो कानून लाना चाहती है तो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले वो कहां करेगी, किसी एक राज्य पर करेगी कि चल भाई बिहार पहले तुम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि शराबबंदी सही है या फिर गलत है। जैसे केंद्र सरकार में कोई अच्छा पीएम मिल गया, बोलेगा कि नहीं शराब जो है
देश के लिए ठीक नहीं है। शराब के वजह से लोगों का जो जो चेतना होता है वो बहकता है, ये बात सही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये बात सही है कि शराब स्वास्थ्य का मामला होता है, ना कि स्वास्थ्य के वजह से, मतलब कि शराब के वजह से किसी के कैरेक्टर जज करना वो अपने आप में गलत है। तो ये बात सही, ये भी बात सही है कि वो दिमाग से बहकता भी है। लेकिन कहने का मेरा क्या सेंस है कि लोग ज़्यादातर शराब को किस एंगल से देखते हैं, कैरेक्टर खराब के हिसाब से देखते हैं, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। लेकिन इम्पैक्ट अगर देखोगे कि शराब की इम्पैक्ट, तो खास करके जो गरीब क्लास के लोग हैं, जो जो निचले तबके के लोग हैं, उन पर शराब का बुरा असर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी इनकम उतनी नहीं होती है, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में शराब पीते हैं और वो बहकी बहकी हरकत करते हैं। तो ध्यान देना, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो लोग अमीर क्लास के लोग होते हैं उनको शराब पीने से कुछ नहीं होता है, उनका मानसिक चेतना नहीं बहकता है, बहकता है, दोनों ही सिचुएशन में होगा। लेकिन वहां पर ऐसा तुम देखना कि वो फ्रस्ट्रेशन उस तरह से गाली गलौज रोड पे नहीं करेगा जब तक फ्रस्ट्रेशन ना हो। पर इसका ये मतलब ही मत समझना कि अमीर क्लास के लोग ऐसा नहीं करते हैं, गरीब क्लास के लोग ऐसा। तो शराब हेल्थ का मामला ज़्यादा है, जो हम ये कहना चाह रहे हैं, ओवरऑल कंक्लूजन ये कहना चाह रहा है, शराब हेल्थ का मामला ज़्यादा देखा जाता है, हेल्थ को नुकसान करता है। और सीधी सी बात है, गरीब लोग जब शराब के पीछे अगर उतना पैसा लगाएंगे तो अपने बच्चों को फिर कहाँ से पढ़ाएंगे, जब शराब में ही दुनिया भर का पैसा खर्च कर देंगे। तो राजनीतिक प्रयोग का मतलब होता है, अगर शराबबंदी, हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर शराबबंदी मान लो देश के लिए नुकसानदायक है, देश के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे में केंद्र सरकार बोलेगी कि चलो ठीक है, शराबबंदी हम बैन तो करना चाहते हैं, लेकिन जरा चेक करके देखते हैं कि शराबबंदी से हमको कितना नुकसान और नफा होता है। तो पहले क्या करेगा, बिहार के स्तर में, कि कोई भी एक राज्य तुम ले लो, कोई भी एक राज्य के स्तर पर पहले वो चेक करके देखेगा। अगर देखेगा कि हाँ वो कानून बनाने के बाद सक्सेसफुल रहा, तो हम बाकी दूसरे राज्यों पर भी लागू करेंगे, और धीरे धीरे करके क्या करेंगे, पूरा देश के स्तर पर कानून ला देंगे। यानी कि सिंपल समझो कि अगर किसी राज्य के स्तर पर अगर हम कोई राजनीतिक कानून बनाते हैं और उसका इंपैक्ट चेक करेंगे कि उस कानून को बनाने से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, मतलब एक तरह से क्या समझो, राज्य जो है एक्सपेरिमेंट का एक हब बन जाता है, कि कोई भी राज्य के साथ आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक रहा तो फिर आप पूरा देश का स्तर पर लागू कर दो। बात समझ में आया? तो राजनीतिक प्रयोग प्रांतों के स्तर पर ज्यादा होता है, चेक कर लो, अगर सही रहा कानून तो पूरा राज्य के, पूरा देश के स्तर पर आप लागू